स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के सेक्टर्स, देर आर 5 मेन सेक्टर्स ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी को हम सेक्टर वाइज 5 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है हाउस होल्ड सेक्टर। ये वो सेक्टर होता है जो जिसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो परिवार क्षेत्र होता है जिनके पास फैक्टर्स होते हैं। इनके पास फैक्टर्स होते हैं बट इनको कभी भी खुद फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये अपने फैक्टर्स की सर्विस प्रोडक्शन सेक्टर को देते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर की सर्विस की ज़रूरत होती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, अपने फैक्टर की सर्विसेज जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को देता है। प्रोडक्शन सेक्टर उस सर्विसेज को यूज़ करता है, प्रोडक्शन करता है और इनको इनका रिवार्ड दे देता है, चाहे वो रेंट के रूप में हो सकता है, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में। सेकंड सेक्टर जो होता है वो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन करता है, बट इसके पास फैक्टर्स नहीं होते। तो प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन फैक्टर जो हैं उनकी सर्विसेज लेता है, उनको यूज़ करता है, प्रोडक्शन करता है, माल बेचता है बाज़ार में, अपना प्रॉफिट कमा लेता है और इनको इनकी पेमेंट कर देता है। तो इसके पास फैक्टर होते हैं बट ये सर्विस देता है, इसको फैक्टर्स की सर्विस की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए। तीसरा सेक्टर जो हमारे पास आता है वो सेक्टर आता है गवर्नमेंट सेक्टर। ये भी इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर जो सारे सेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जितने भी सेक्टर्स इकोनॉमी होते हैं उन सबको कंट्रोल करने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट सेक्टर की होती है। लगभग ये कंजम्पशन सेक्टर होता है, यानी कि कंजम्पशन भी करता है, बट कई बार समटाइम्स क्या करता है कि ये प्रोडक्शन भी करता है। तो ये कंजम्पशन सेक्टर भी हो सकता है और प्रोडक्शन करने पर ये प्रोडक्शन सेक्टर भी हो सकता है, बट इसका मेन काम है सारे सेक्टर्स को कंट्रोल करना। इसी तरह से फिर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम बोलते हैं शेष विश्व। हमारी अपनी इकोनॉमी को छोड़कर दुनिया के बाकी जितने भी इकोनॉमी, जितने भी देश हैं वो हमारे लिए क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिनसे हमारा लेन देन होता रहता है। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो सकता है, किसी और कैपिटल जो ट्रांजैक्शन वो भी हो सकती है। तो हमारी अपनी इकोनॉमी को छोड़कर दुनिया की बाकी जितने भी इकोनॉमीज़ हैं वो हमारे लिए क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और एक सेक्टर होता है कैपिटल मार्केट, जिसे हम बोलते हैं पूंजी बाजार। ये कैपिटल मार्केट क्या होता है, बाकी सारे सेक्टर्स की एक्सेस कैपिटल को एज ए डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और जिनको भी उस कैपिटल की ज़रूरत होती है उनको एज ए लोन प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि वो बैंक भी हो सकते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। फालतू पैसे को जमा के रूप में स्वीकार करना और जिनको ज़रूरत है उनको ऋण के रूप में, क्रेडिट के रूप में, उधार के रूप में उनको देना। तो किसी भी इकोनॉमी में ये 5 सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो कि फैक्टर्स का मालिक होता है, प्रोडक्शन सेक्टर जो कि फैक्टर्स की सर्विस लेकर प्रोडक्शन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर जो सबको कंट्रोल करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि बाकी सारी दुनिया हमें छोड़कर बाकी सारी दुनिया हमारे लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और कैपिटल मार्केट यानी कि बैंक वगैरह जो होते हैं ये कैपिटल मार्केट होते हैं जो बाकी सेक्टर्स की एक्सेस मनी को एज ए डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी सेक्टर को ये उधार भी देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किसी भी इकोनॉमी में इनकम का एक सर्कुलर फ्लो चलता रहता है, यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को लेन देन चलता रहता है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम बन जाती है। तो ये एक फ्लो चलता रहता है, यानी कि सबसे पहले इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट होती है तो जिनको इनकम मिलती है फिर उसको एक्सपेंडिचर उसका करते हैं, उसके बाद फिर से इनकम जनरेट होती है क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। इसलिए किसी भी इकोनॉमी में ये जो सर्कुलर फ्लो है ये लगातार चलता रहता है, लगातार ही चलता है, कंटिन्यूसली चलता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी इकोनॉमी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए किसी भी इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये 2 तरह का होता है, एक होता है मॉनेटरी फ्लो, मॉनेटरी सर्कुलर फ्लो, यानी कि जो फ्लो मनी के बेस पर चलेगा, कैश के बेस पर चलता है, हमेशा ही चलता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉनेटरी फ्लो। और नंबर 2 एक होता है रियल फ्लो, जो फ्लो गुड्स और सर्विसेज के बेस पर चलता है। इसमें मनी का कोई रोल नहीं होता, कैश का कोई रोल नहीं होता, केवल गुड्स और सर्विसेज का ही रोल होता है। तो जो मनी के बेस पर चलता है वो मॉनेटरी फ्लो होता है और जो गुड्स और सर्विसेज के बेस पर चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो।
फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम दो सेक्टर का मॉडल ले रहे हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है प्रोडक्शन सेक्टर। ये दो सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर को क्या जाएगा, इसको जाएगा फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि फैक्टर्स किसके पास होते हैं, ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास होते हैं, जबकि इसकी ज़रूरत प्रोडक्शन सेक्टर को होती है। तो ये फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर हो जाती है, और प्रोडक्शन सेक्टर से इनकी जो पेमेंट है, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर हो जाएगी, और हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर्स की सर्विस जाएगी। इसी तरीके से एक बार फिर देखते हैं हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर क्या देगा, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर में बनी थी और कहाँ पर गई, वो हाउस होल्ड सेक्टर में गई। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, उसकी पेमेंट करेगा, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज बनती है प्रोडक्शन सेक्टर में, जबकि उसको कंज्यूम कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है। इसी तरीके से, या आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी कह सकते हैं, यहाँ से गुड्स और सर्विसेज जाएंगी, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विस जाएगी, और प्रोडक्शन सेक्टर में गुड्स और सर्विसेज बनकर हाउस होल्ड सेक्टर में जाएंगी। इसी तरह से हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, वो जो गुड्स और सर्विसेज आई है प्रोडक्शन सेक्टर से, उनकी पेमेंट करेगा, और प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा, ये उसकी पेमेंट करेगा, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि फैक्टर सर्विस किधर गई थी, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर गई थी, तो उनकी पेमेंट जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट, वेज, इंटरेस्ट या प्रॉफिट के रूप में, और प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज जाएंगी, तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, उनकी पेमेंट करेगा, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप देखिए कि यहाँ पर फैक्टर सर्विस आई, यहाँ से गुड्स और सर्विसेज गई, फैक्टर सर्विस आई, गुड्स और सर्विसेज गई, तो क्योंकि यहाँ पर केवल गुड्स और सर्विसेज का ही रोल है, इसलिए ये जो फ्लो माना जाएगा ये रियल फ्लो माना जाएगा। यहाँ पर पेमेंट आई गुड्स और सर्विसेज की, मनी के रूप में आएगी, और यहाँ भी पेमेंट जाएगी फैक्टर सर्विस की, मनी के रूप में। इधर से भी मनी का फ्लो है और इधर से भी मनी का फ्लो है, इसलिए ये कहलाएगा मॉनेटरी फ्लो। तो डिफरेंट सेक्टर में आपस में लेन देन होता रहता है, आना जाना लगा रहता है, कभी गुड्स का, कभी सर्विसेज का, और उसकी पेमेंट भी होती रहती है। तो जो फ्लो मनी के बेस पर चलेगा, पेमेंट के बेस पर चलेगा, कैश के बेस पर चलेगा, वो मॉनेटरी फ्लो होता है, और जो फ्लो गुड्स और सर्विसेज के बेस पर चलेगा वो रियल फ्लो होता है। बट ये फ्लो लगातार कंटिन्यूसली इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स में चलता ही रहता है। अब क्योंकि आज के दिन सारी इकोनॉमी जो है मॉनेटरी है, इसलिए केवल मॉनेटरी फ्लो पर ही ध्यान दिया जाता है। तो जो फ्लो मनी के बेस पर, कैश के बेस पर, पेमेंट के बेस पर चलता है, दैट इज़ मॉनेटरी फ्लो, और जो फ्लो गुड्स और सर्विसेज के बेस पर चलता है, दैट इज़ कॉल्ड रियल फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है, और ये दो तरह से चलता है, या तो ये मॉनेटरी बेस पर चलेगा या फिर ये रियल बेस पर चलेगा।